नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद आगे की बात करें तो 36 से 51 के बीच में हमसे ये कहा गया है दोस्तों कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व होंगे। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? यह दोस्तों राज्यों की आधारशिला माने जाते हैं। याद रखिएगा, मूल अधिकार नागरिकों के लिए होते हैं, जो डायरेक्ट अधिकार मिल जाते हैं नागरिकों को। नीति निर्देशक तत्व राज्य को सबसे पहले मिलते हैं और राज्य जो है अपने अनुसार नागरिकों को देती है। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो आपको देगी, राज्य सरकार आपको अगर नहीं चाहेगी तो वो अधिकार नहीं देगी। और अगर नहीं देगी तो आपको ये लगेगा कि हम अधिकार पाने के लिए हम न्यायालय चले जाएं, तो आपको न्यायालय जाने का अवसर ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि न्यायालय नहीं जा सकते। लिखा है न्यायालय की शरण संभव नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो राज्य में नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं, जबकि मूल अधिकार न्यायालय जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से उत्प्रेरित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। अगला पॉइंट ये आता है कि 36 अनुच्छेद 36 में क्या क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। जितने भी स्टेट हैं उनकी जो फंडामेंटल राइट्स से अलगाव की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक अलग चीज है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर डिपेंड होते हैं, पूरे राज्य की आधारशिला, पूरे राज्य की परिभाषा बताते हैं अनुच्छेद 36 में। 37 स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है। क्या नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में शरण संभव है? जी नहीं। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि इनको न्यायालय में नहीं आप ले जा सकते। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है, यानी जो भी राज्य चाहेगा तो वो आपको सेवाएं देगा, अगर नहीं चाहेगा तो वो आपको सेवाएं नहीं देगा। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है 40, 41, 44, 48, 50, 51 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको भूलना नहीं मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गुजारिश करूंगा इनको जरूर लिख लेना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरी तरीके से थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि ये वीडियो 0 से टॉप लेवल तक जाएगी। ज्ञान अधूरा नहीं देंगे, पूरा देंगे। एक बार लिख लोगे सब कुछ और फिर दोबारा अगर आप रिवीजन करोगे तो वो बाहर आएगी दोस्तों कि आप कहीं समाज में खड़े हो जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे तो आप कभी हारोगे नहीं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का विवरण क्वेश्चन में कई बार अकेले क्वेश्चन यही पूछ लेता है, ये बताओ कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का विवरण है। अनुच्छेद किसमें ग्राम पंचायतों का विवरण है? तो अनुच्छेद 40 आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। यह राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है कि जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो पिछड़े वर्ग हैं, उनके विशेष ध्यान, विशेष दायित्व को ध्यान रखने का प्रावधान किसका है? ये स्टेट गवर्नमेंट का है। क्लियर है? अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य समान नागरिकता संहिता, यानी जो समान सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता है, उसको लागू करने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, और काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा जो 48 का है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जो पर्यावरण है ना हमारा, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है ना, हमारा जो एनवायरमेंट है वो कहा गया है, ये पहले उसको संविधान से दायित्व मिला है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल है 48 का है। 48 में कहा गया है कि राज्य का दायित्व बनता है कि वो एनवायरमेंट को सुचारू रूप से देखभाल करेगा। और अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, आपको केवल लिख लेना है 51 लिखकर,
क्या लिखना है? अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति इतना लिखकर छोड़ देना अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन में 51 में कहता है, अनुच्छेद 51 में यह है कि जो भारत के विदेशी नीति का मतलब है अंतरराष्ट्रीय,